एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। पहला है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अनस्तित्व। यानी इस सिद्धांत से हम ये साबित कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं बाहर होते हैं, जैसा कि हमें पता है। तो किसी परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो लगभग 5 फर्मी ऑर्डर की होती है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही है, तो कम से कम वो इसी रेंज में घूमता रहेगा, तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता लगभग इतनी हो सकती है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से अगर डेल्टा पी, यानी इस स्थिति में अनिश्चितता अगर हमें पता है और संवेग में अनिश्चितता निकालनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे, h×2 डेल्टा। ये नियरली इक्वल टू उतना होगा, क्योंकि हमें पता है ये या तो इसके बराबर होता है या इससे ज़्यादा होता है। तो वैल्यू रखेंगे तो ये h की वैल्यू 2 इंटू ये आ जाएगा और ये हो जाएगा संवेग में अनिश्चितता का मान। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कम से कम उसकी अनिश्चितता के बराबर तो होना ही चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन का संवेग हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन अगर संवेग में अनिश्चितता इतनी है, क्योंकि नॉर्मली ये जो अनिश्चितता होती है इसे हम कैसे लिखते हैं, सपोज किसी पैरामीटर की वैल्यू आ रही है 4, तो उसमें कोई वैल्यू जो ऊपर उसमें अनिश्चितता, यानी उसमें जो एरर आती है, एरर मान लीजिए 0.2 की है, तो हम उस 0.2 को प्लस माइनस कर देते हैं। तो ये जो एरर होती है, तो हमारे पास संवेग क्या है, p है, और उसमें अनिश्चितता कितनी है, डेल्टा p। तो अगर अनिश्चितता ये है तो कम से कम संवेग हालांकि अनिश्चितता से हमेशा ज़्यादा ही होता है। ये वैल्यू ध्यान रखना, एरर कभी उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम ही होती है। आपने भी देखा होगा, एरर के अंदर पढ़ा होगा। तो संवेग का मान कम से कम इस डेल्टा पी के बराबर या इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो हम संवेग का मिनिमम मान लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का संवेग एटलीस्ट, यानी कम से कम उसकी अनिश्चितता के बराबर तो होना ही चाहिए। तो पी मिनिमम का मान आ जाएगा डेल्टा पी, और डेल्टा पी अपन ने ऊपर से निकाला हुआ है और वो आ जाएगा हमारे पास ये। अब हम आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सापेक्षिकता के अंदर पढ़ा होगा अपन ने, ई की वैल्यू E² होता है p²c² प्लस m0² c/4। तो यहाँ क्योंकि हमने न्यूनतम लिया है संवेग, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऊर्जा का मान भी न्यूनतम ही मिलेगा, हमें मिनिमम मिलेगा। इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो इतनी आती है। आप m0 जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, एंड c² विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, तो उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। वैसे ये कॉन्स्टेंट होता है, ये याद रखना चाहिए आपको। तो अगर मान लीजिए कि जो m0c² की वैल्यू है ये वो pc की कंपैरिजन में बहुत ही कम वैल्यू अगर हमें इसकी मिलती है, यानी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो रेस्ट मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी उसकी मूविंग एनर्जी, क्योंकि देखो ये टर्म के अंदर मोमेंटम है, तो ये पार्टिकल के मूव करते टाइम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला पार्ट जब वो मूव नहीं कर रहा हो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट मास को। तो मान लीजिए उसकी रेस्ट मास एनर्जी इस उसकी मूविंग एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत कम हो, तो उस कंडीशन में मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, P मिनिमम इंटू सी, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। और P मिनिमम की वैल्यू हमने निकाली है, लाइट की स्पीड हमें पता है, वैल्यू आएगी ये, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिलता है। जबकि इलेक्ट्रॉन के नाभिक, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में हुआ तो उसके एग्जिस्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी कम से कम 20 MeV कोटि की होनी चाहिए। जबकि बीटा डी के एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन देखेंगे, बीटा डी के एक्सपेरिमेंट जब किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये पता चली है कि 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा पाई ही नहीं गई। यानी इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में होगा तो उसकी एनर्जी इतनी आनी चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल एनर्जी मिली है इतनी, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं हो सकता, वो नाभिक के बाहर होता है। तो ये इसका पहला एप्लीकेशन होता है। सेकेंड एप्लीकेशन होता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम है जिसका आपको पता है एक सेंटर पे एक प्रोटॉन होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। ये मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी है r। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से r दूरी पर कहीं पर भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो अनिश्चितता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति में, वो लगभग, नॉट एग्जैक्टली बट वो लगभग r के बराबर अपन ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो r दूरी के वृत्त में कहीं पर भी पाया जा सकता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता हम ले लेते हैं r, तो संवेग में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, लगभग h×r। जो 2 का फैक्टर आ रहा है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, तो लगभग h×r हो जाएगी। मिनिमम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि संवेग का मान मिनिमम उसकी अनिश्चितता के बराबर तो होना ही चाहिए, तो P मिनिमम डेल्टा P के बराबर हो जाएगा और वो वैल्यू हो जाएगी h×r।
काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या बन रहा है एम वी का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर और नीचे आ रहा है m। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी p स्क्वायर अपॉन 2m, p स्क्वायर की वैल्यू अपन को ऊपर से मिल ली गई है, वो वैल्यू अपन पुट कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी, एक प्रोटॉन है, ठीक है, जिसका चार्ज है प्लस ई, एक इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ चार्ज चक्कर काट रहा है, उसका चार्ज है माइनस ई, दोनों के बीच की दूरी है आर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा के प्लस ई माइनस ई अपॉन आर, तो आ जाएगा आंसर आपके पास ये। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी काइनेटिक और पोटेंशियल, तो दोनों को यहाँ पर अपने लिख दिया है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बारे में आपको पता ही है कि वो एनर्जी का हमेशा न्यूनतम मान होता है, और कोई भी फंक्शन देखना, कोई भी फंक्शन अगर मिनिमम या मैक्सिमम होता है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सपोज करो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसका पहला अवकलन हमेशा जीरो आता है, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, मिनिमम है, तो हमें आर की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ऊर्जा का मान न्यूनतम आए, तो DE/dr को क्या करेंगे जीरो, ये एनर्जी की वैल्यू रख दी, इसका अवकलन यहाँ है 1/r², 1/r² का अवकलन कितना हो जाएगा -2/r³, वो तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 1/r है, 1/r का अवकलन हो जाएगा -1/r², तो वो यहाँ रख दिया। इन दोनों को थोड़ा उधर रीअरेंज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे आर की, तो वो आर की आ जाएगी ये वैल्यू। इसके अंदर देखो सारे टर्म कांस्टेंट है, h क्रॉस k m e², तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, जो कि बोर मॉडल अगर आपने देखा होगा तो बोर जो रेडियस होती है A0, उसका आंसर होता है 0.532 एंगस्ट्रॉम, विच इज सेम एज दैट ऑफ रेडियस ऑब्टेन्ड बाय बोर मॉडल, बोर हाइड्रोजन मॉडल से, यानी कि हमें जो रेडियस मिली है वो बिल्कुल सही है। तो अब हम इस को यूज़ करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल लेंगे। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो हमने ई मिनिमम निकाला था, एक मिनट में देख लेती हूँ ई मिनिमम का फॉर्मूला हमने कहाँ लिखा है, ये देखो, ये एनर्जी की वैल्यू है, और हमने देखा कि वो कंडीशन जहाँ पर एनर्जी हमें मिनिमम मिले, ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब है ई की मिनिमम होने के लिए हमने DE/dr को क्या किया था, जीरो किया था, और आर की वैल्यू निकाली थी, और आर की वो वैल्यू क्या आई थी A0 के बराबर, यानी आर बराबर A0 पर ऊर्जा का मान मिनिमम मिलेगा। तो एनर्जी की जो ये वैल्यू हमें मिल रही है, अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें आर की जगह क्या रखना पड़ेगा A0, तो दोनों आर की जगह हम क्या रख देंगे A0, जिससे हमें एनर्जी की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये R0², यहाँ पे R² था और यहाँ पे R था, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमें A0 का मान मिला, वो A0 की वैल्यू हम वापस यहाँ पर ऊपर पुट करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आप देखो एनर्जी की वैल्यू हमें मिल रही है, सारे टर्म इसके अंदर कांस्टेंट है, k m e h क्रॉस सबकी वैल्यू पुट करेंगे, तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बोर मॉडल के हिसाब से भी हमें मिलती है, यानी कि अनिश्चितता सिद्धांत सही है, क्योंकि उसके यूज़ से हमें एनर्जी की वैल्यू सही मिली है।